हे फॉक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ 45 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिज़िक्स के फुल सिलेबस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन करके अटेम्प्ट करेंगे एंड लेट्स सी कहाँ तक हम इनको कंप्लीट कर पाते हैं। आज 45 के 45 देखते हैं कितनी देर के अंदर अपन कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डॉटर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी रो है। अब वो ना दो पीसेस में डिवाइड कर गया, ठीक है, जिसका रेशो था 9:21। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि उनके जो स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई होगी ना उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि वो सेम डॉटर मतलब जब एक्सप्लोड किया तो दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, बट इनका मास तो अलग अलग हो सकता है बट डेंसिटी जो होगी ना वो सेम ही होगी। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा अपना कि अपने पास जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी सारे न्यूक्लियस की। अब बात करते हैं, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये ना मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने पास क्या फॉर्मूला था, जो भी एनर्जी निकालते थे ना वो -13.6 अपॉन में n² होती थी। ये अपन डायरेक्ट फार्मूला इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट के अंदर ना -13.6 गिवन होती है। -13.6 EV जो होती है ग्राउंड स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर ना n की वैल्यू 3 रखेंगे, थर्ड ऑर्बिट लिखा हुआ है इसलिए, तो फिर 13.6 अपॉन 9, तो उसका आंसर आएगा -1.51 EV। ठीक है, तो अपना सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला करते हैं, तो इसके अंदर अपन पहले ही टेबल बना लेते हैं। ठीक है, A B और अपने पास रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो मान लो A और B दोनों बंद होंगे ना 1 1, तभी बल्ब ऑन होगा। ठीक है, तो जो Y है तभी Y 1 आएगा। मान लो A क्लोज है बट B ओपन है, A क्लोज है B ओपन है तो भी 0 आएगा। A ओपन है B क्लोज है तो भी 0 आएगा, दोनों 0 हैं तो ये भी 0 आएगा। तो ऐसा ट्रेंड किस में देखने को मिलता है, एंड गेट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। पहले क्या था, 40 सेंटीमीटर का ऑसिलेट कर रहा था, उसमें अब डैम्पिंग हो रही है धीरे धीरे। तो क्या हुआ, T0 टाइम के बाद ना वो 20 सेंटीमीटर का हो गया। एक टाइप से देखा जाए तो T0 टाइम क्या होगी, इसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, तो ये 3 T0 टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यानी 3 हाफ लाइफ्स के बाद क्या हो जाएगा ये, तो 3 हाफ लाइफ के बाद अगर अपन इसको देखेंगे तो ये 40 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, यही सिंपल प्रोसीजर होता है। या अपन क्या कर सकते हैं, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10 और 10 का हाफ 5, तो 3 हाफ लाइफ में 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, द आउटपुट करंट वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर, द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट फ्रॉम T0 T=0 से लेके यहाँ से लेके π/ω तक। ठीक है, तो इसका जो हम एवरेज लेते हैं ना, एवरेज वैल्यू ये याद ही होनी चाहिए, 2I0/π होती है। ये मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके निकालते हैं उससे आती है। एरिया ये इसका, ये आप लोग याद कर लो डायरेक्ट समय। स्टेटमेंट 1, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज रिलेटेड टू द मोमेंटम एज लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ठीक है, ट्रू है। द फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट, ये भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं क्योंकि डी ब्रोगली में ना h लैम्डा इक्वल्स टू h/p ये फॉर्मूला होता है, याद करने की चीज़ है। और फोटोन्स जो होते हैं ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन अपना आ गया। 2 रोड्स, ठीक है, 2। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास ना 2 रोड्स हैं। ठीक है, एक रोड A है, दूसरी रोड B है। ठीक है जी, A का जो टेम्परेचर है ना एक साइड से वो T1 है और B का जो है T2 है, और इन्होंने ये वाला टेम्परेचर T3 पूछ रखा है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज़ और दे रखी कि इसका K1 है, इसका K2 है। तो टेम्परेचर के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था T-T0 इंटू K/AL, है ना, ये सभी को पता होगा। डेल्टा Q/डेल्टा T इजिकल्स टू T1 माइनस T0 इंटू K1A/L। सॉरी एक सेकेंड,
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T1 माइनस टी नोट K1A अपॉन 1, ठीक है, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है इसलिए 1 ले लिया अपन ने। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा T0 माइनस T2 इंटू K2A अपॉन 1, ठीक है। L ले लो, 1 ले लो, L ले लो से ये कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। तो ये दोनों को जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा T1 K1 माइनस T0 K1 इज इक्वल्स टू T0 K2 माइनस K2 T2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो बनेगा T2 K2 प्लस T1 K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू T0। ये अपने पास आएगा जंक्शन का टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, 1 मोल, सबसे पहली बात 1 मोल दे रखा है, मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस है और एक प्रोसेस है A to B B to C। अब देखो वॉल्यूम सेम है, मोनोएटॉमिक के अंदर PV इज इक्वल P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल चेंज हो गया ये। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रखा है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि वॉल्यूम सेम रह रही है, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3R अपॉन 2, ये सी वी का फॉर्मूला हो गया, और इंटू में T0 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ गया 3R T0 अपॉन 4, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट ऑफ विच वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। ये बात तो इसने एकदम ठीक बोली कि ना इंटरनल एनर्जी तब तक चेंज नहीं होएगी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि गैस के अपने पास मोनोएटॉमिक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात ये कर रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम इज़ पाथ फंक्शन, यार पाथ फंक्शन नहीं होएगा, ये ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन आ गया 3। अगला क्वेश्चन, अ फ्लास्क कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस 3:1 के अंदर है और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस का, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली विल बी, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का अपने पास क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद कर लो सारे। सबसे पहले तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, 3/2 kBT, ठीक है, ये फॉर्मूला है, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। कोई भी गैस हो, एक आइडियल गैस होनी चाहिए, तो टेम्परेचर तो इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस से कॉन्स्टेंट है, तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ सेम टर्म्स होंगे, कॉन्स्टेंट होगा सारा। 2 कॉपर वेसल्स A एंड B हैव सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप्स, वेसल A टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ना अपने पास मान लेते हैं कोई भी रैंडम 2 हैं जिसका एरिया नीचे का A है और एक ये है, इसका भी एरिया A है, और हाइट क्या है, H ही है, इसकी भी हाइट H है। इसको फिल कर दिया एक लिक्विड से, तो इन्होंने बोला है कि जो ये बेस पे जो प्रेशर होएगा ना इसकी वजह से ये क्या होगा। तो यार हम सबको पता है कि ना हाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो प्रेशर एट द बोथ द वेसल के बेस के ऊपर सेम ही आएगा, ठीक है। अ स्मॉल आयरन निडल प्लेस स्लोली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फ्लोट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से वो फ्लोट करती है, क्योंकि ना उसके ऊपर जब ये निडल ऐसे आती है ना तो ये थोड़ा सा ऐसे कर्व आ जाता है, और क्या है कि ये सरफेस टेंशन लगाने लग जाती है हर जगह से वाटर, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती है। A particle is moving in XY plane such that X and Y coordinate changes according to time relation। X का ये है, Y का ये है, स्पीड पूछ रखी है, ठीक है। हमने दे रखा है X इज इक्वल्स टू 3t² और Y इज इक्वल्स टू 5t। अब स्पीड पूछ रखी है, स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, X का डिस्टेंस का अगर टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर दे तो स्पीड आ जाएगी अपने पास। तो इसको कैसे करेंगे, d/dt कर देंगे इसका भी, तो 3 × 2t और उधर क्या आएगा 5, तो 3 × 6 इंटू टी, टाइम कितना है 2 सेकंड के ऊपर 2, यानी कि 12, और उधर है 5। तो एक्स और वाई 90 डिग्री पे होते हैं, तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू √169, दैट इज़ 13। ये अपना आंसर 3 आ गया।
अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, तो देखो थीटा हमें दे रखा है कि कैसे ये रोटेट कर रही है। ये कह रहा है जब एक्सेलरेशन 6 होएगा ना तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है ये कितनी होएगी। तो हम पहले एक्सेलरेशन 6 के ऊपर टाइम निकाल लेते हैं कि भाई किस टाइम पे होएगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे। देखो अभी सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 6t² माइनस 2t³। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dt, टाइम के साथ इसका d/dt है ना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, 6 × 2t माइनस 2 × 3t, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। अब यहाँ से हम वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं विच इज़ ओमेगा, बट यहाँ पे क्यों नहीं निकल पा रही, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता। तो टाइम कैसे निकालेंगे, इसका फिर से कर देते हैं एक बार। और हमें एक्सेलरेशन पता है 6 है एक्सेलरेशन, और इसका कैसे क्या करेंगे, तो 12 माइनस 3 × 6, ये स्क्वायर था तो इधर t बच गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 - 12 अपॉन 6, और ये पूरी टर्म हो जाएगी माइनस में इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/2 यहाँ से, ठीक है। अब इस 1/2 को हम जाके इसमें वेलोसिटी वाली टर्म जो अपनी थी ना, एंगुलर वेलोसिटी वाली इक्वेशन, उसके अंदर पुट करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, 6 × 2 = 12, 12 × टाइम विच इज़ 1/2 माइनस 2 × 3, 3 × 6 इंटू t का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 2 पे कट करेंगे, 3/2 आ गया, यानी कि, और ये हो गया 6। तो 6 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 4.5 होता है, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ द डेविएशन इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन द, भाई देखो यहाँ पे ना अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है और अपन से पूछ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि ना, साइन a + μ/2 विल बी डिवाइडेड बाय साइन a/2, ठीक है। ये अपन को इसका फॉर्मूला पता है, म्यू बोल लो, मतलब ये डेल्टा होता है इधर, है ना, जो अपने पास, एक सेकंड, a प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन कितने एंगल पे हो रहा है, 60 डिग्री के ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम है ना मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री पे हो रहा है, कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2i माइनस a होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a की वैल्यू तो हो गई अपने पास 60, और 2 × i की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 60 है, इंटू में 60, तो अपने पास यहाँ से 60 आई, ठीक है। तो अपन इसमें अगर पुट करेंगे तो साइन a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 60 है, और म्यू की वैल्यू भी 60 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 60 + 60 अपॉन 2 इज़ 60, साइन 60 डिग्री, और नीचे a/2, a 60 है तो a/2 यानी कि 60/2 तो 30 होता है। तो साइन 30 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो √3 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये कह रहा है कि ना अपने पास एक ट्रायंगल है, इस यहाँ पे 2m रखा है मास, यहाँ पे m रखा है, और यहाँ पे m रखा है, और यहाँ पे बीच में 4m रखा है सेंट्रॉइड के ऊपर। तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी और इसकी वजह से, तो अगर हम जनरली देखें तो इक्वल फोर्स लग रहा होगा F, ठीक है, ये भी F लग रहा होगा, और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होता है। तो यानी इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लग रहा होगा F। इस F की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेते हैं हम, G × मास m × 4m अपॉन में r²। ये डिस्टेंस क्या है, BO की वैल्यू इसने दे रखी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आया, ये कैंसिल आउट हो गया, gm², ठीक है जी। अब एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, 2 × 2m × g × 2m × 4m अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आया 2gm², ठीक है। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 2gm², नीचे की तरफ लग रहा है gm²। अगर माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा gm², ठीक है। तो 16th का अपना होगा सेकंड ऑप्शन। साथ साथ मार्क कर लेना आप लोग आंसर्स भी, और दोबारा से करने के लिए आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। स्टेटमेंट ए, इफ़ अ पैरेलल पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल पैरेक्सियल बीम मतलब यानी कि बहुत दूर से पैरेलली चल के आ रही है, ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप से है और बहुत दूर से पैरेलल लाइट्स आ रही हैं 2, ठीक है, किसी एंगल के ऊपर
मीट करती हैं, ठीक है जी। बीम ऑफ लाइट पर इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे वुड कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फोकल प्लेन। तो ये जब रिफ्लेक्ट होएंगी ना, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ये जाके कहीं पे मीट करेंगी। तो ये जो मीट कर रही है ना, ये पॉइंट फोकल प्लेन पे ही होगा, ये फोकस है, फोकस के ऊपर ही होएगा ये प्लेन, ठीक है जी। तो ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग, याद रखनी बात है। पावर ऑफ द कनकेव मिरर इज़ पॉजिटिव इवन दो द फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये कैसे हुआ, इसके अंदर क्या है, जैसे पावर है वो -1/f होती है और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है ऑलरेडी। तो अगर फाइनल पावर देखें तो वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अपने पास 17 आ गया पहला ऑप्शन, ठीक है। कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंट, अच्छा ये देखो अभी लग रहा है ग्रेविटेशन के ऊपर से क्वेश्चन है, बट हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मास सेम रह रहा है और अर्थ की जगह ना यहाँ पे समझो स्फीयर लिखा है, ठीक है। तो कीपिंग द मास ऑफ द स्फीयर टू बी कॉन्स्टेंट इफ इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम r टू r/√3, ठीक है, रेडियस चेंज हो रही है। तो I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, ठीक है। मतलब एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करके अगर चलें और वो फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा। अब I1 क्या है यहाँ पे 2/5m r² इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या आती है 2π/T1 इज इक्वल्स टू 2/5m r/√3 का स्क्वायर इंटू में 2π/T2, है ना। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आई T1/3 इज इक्वल्स टू 24/3 इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। इतना आ गया सबको समझ में? बड़ा इजी क्वेश्चन था यार ये वाला। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हो ग्रेविटेशन का, बट क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले से हो गया। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, जी विल नॉट चेंज एट पोल इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। हाँ, तो क्या है कि पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी होती है ना वो सेम रहेगी, ये ओमेगा के अर्थ के ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओमेगा का फ़र्क कहाँ पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। अगर अर्थ बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने लग जाए ना तो इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ओमेगा का डिफरेंस पड़ेगा। बट जो अपने पोल्स होते हैं ना, पोल्स के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा ओमेगा की वजह से, तो ठीक है। तो ये पहली बात तो होगी ट्रू। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसका फॉर्म डायग्राम अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये r इज इक्वल्स टू स्मॉल r है, यानी ये सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे आगे जाते हैं ना तो जो ग्रेविटी होती है ना वो घटती जाती है, ठीक है। तो ये ठीक कह रहा है। और अगली बात में क्या कह रहा है, ये ग्रेविटी कम होगी जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे। हाँ, तो सरफेस से जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना तब भी ग्रेविटी कम हो रही है। तो यानी कि सारी बातें ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर मतलब लेंथ L है, रेडियस R है, यंग्स मॉड्यूलस का Y है, इनको चेंज कर दिया लेंथ और रेडियस को। तो क्या यंग्स मॉड्यूलस चेंज होगा? भाई यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ना लेंथ और रेडियस के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 20 का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। ये कह रहा है कि ना एक SHM हो रहा है एक जगह पे और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है एक पिस्टन के ऊपर। अब ये पिस्टन कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ जाए, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ठीक है। तो कि ये ब्लॉक ना जस्ट इसको टच करना बंद कर दे, जस्ट थोड़ा सा उठ जाए यहाँ इसके ऊपर से, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, ठीक है। जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। फॉर कॉन्टैक्ट विद पिस्टन जो A मैक्स है ना वो ग्रेविटेशन के इक्वल हो जाए, ठीक है। उसका जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन के इक्वल हो जाएगा तो क्या होएगा, वो जस्ट कॉन्टैक्ट छोड़ने लायक हो जाएगा। ω² A इज इक्वल्स टू G, तो A इज इक्वल्स टू G/ω²। अपने पास ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का ω² A, और हमने एक्सेलरेशन को G के इक्वल रखा ही है तो G के इक्वल हो गया। तो फिर अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी, G होता है 10 और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं अपन ओमेगा की वैल्यू, SHM है टाइम पीरियड 1 का, ठीक है। तो 2π/T होता है ओमेगा, तो 2π/1, ठीक है गाइस। इतना सब कुछ समझ में आया
किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन डाउट के अंदर पूछ सकते हो। इसका अपने पास स्क्वायर है, ठीक है, और पाई का स्क्वायर इसने 10 दे ही रखा है, तो पाई का स्क्वायर 10 है, तो ये इससे कट गया, तो 1/4 आ गया, 0.25। अच्छा, ये कह रहा है कि ना इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो सबसे पहले देखो कि के का जो साथी है ना वो एक्स नहीं, मतलब के का साथी वाई होना चाहिए, तो इसके अंदर वाई है और किसी के अंदर वाई है ही नहीं, तो यही हो गया। दूसरा इसके अंदर अपन एक चीज़ क्या देखते हैं, जो के और डब्ल्यू ओमेगा है ना, इनके जो साइंस हैं ये अगर अपोजिट है ना तो ये प्लस एक्सिस के अंदर जा रहे हैं, और अगर ये दोनों साइन सेम हैं तो ये नेगेटिव एक्सिस के अंदर जा रही है, ठीक है, ये बात सारी याद रखना। 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अलोंग, अच्छा वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है, तो वेलोसिटी ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की होती है। क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी है ना ये परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर होती है बी के, तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला करते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लो, 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, बट ये निकाला कैसे गया तो वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, अगर इफ़ यू समवन इज़ इंटरेस्टेड, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो tan थीटा होता है ना वो = म्यू लेते हैं हम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि जो म्यू की वैल्यू, इसको अगर अपन आगे सोल्व करेंगे ना तो म्यू = tan थीटा, और म्यू जो होगा ना वो 1 से तो बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, तभी तो एक रेंज पता चलेगी, क्योंकि tan की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है 1 और मैक्सिमम कितनी होती है इन्फिनिटी, तो यानी म्यू की वैल्यू जो भी होगी वो 1 से तो बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, ठीक है। तो ऐसा कब कब हो सकता है, tan 45 के ऊपर हो सकता है ऐसा, और इन्फिनिटी क्या होगी tan 90 के ऊपर होगी, ठीक है। तो यानी कि, और ये क्या होएगा tan म्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 45 डिग्री म्यू और 90 डिग्री, ये ऐसे अपना आंसर आता है, ठीक है जी। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट Q/ε0। तो ये किसके ऊपर करेगा, सिर्फ चार्ज के ऊपर, जो भी एनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है ना उसके ऊपर करता है। 225 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। Q एनक्लोज्ड होता है, हमेशा याद रखना। An electric dipole is placed in a uniform electric field making an angle 30 degree with the field. It experiences a torque equal to tau in this scenario. अच्छा जी, अभी एक चीज़ देखो, क्वेश्चन के अंदर ना टो दे रखा है, यानी टो की वैल्यू तो अपन पहले ही निकाल लेते हैं, और यहाँ पे भी टो दे रखा है। तो टो क्या होता है अपने पास, टो होता है P/E, ठीक है, P/E। तो PE साइन थीटा कितना है 30, साइन 30 इज़ 1/2, तो अपने पास टो की वैल्यू आ गई PE/2, ठीक है जी। अब अगला अपने पास क्या है, ये कह रहा है कि ना 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया, तो मिनिमम वर्क डन बताओ, ठीक है। तो मिनिमम वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन = Q U फाइनल, सॉरी Q नहीं U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। और जो U की वैल्यू होती है ये होती है -PE साइन थीटा, ठीक है, -PE कोस थीटा। U की जो वैल्यू होती है -PE कोस थीटा होती है, ठीक है। तो इस वजह से अपन जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो अपने पास आएगा PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और यहाँ पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और ये नेगेटिव का नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना तो आएगा अपने पास PE √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू होगी 2, PE की वैल्यू क्या है, यहाँ से PE की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो 2 टो = PE आता है अपने पास, है ना। तो 2 टो हम PE की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, इनटू में √3 माइनस 1/2, 2 से 2 गया, तो अपने पास टो √3 माइनस 1 अपना आंसर आ गया, ठीक है।
A copper wire of length 1 meter and radius this has electrical resistance. ओके तो यार ये बड़ा इजी है, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है अपन को, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से अपन रो की वैल्यू निकालेंगे, तो आर ए अपॉन एल रेजिस्टेंस है 10, एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर 10⁻³ अपॉन अंडर रूट पाई का स्क्वायर अपॉन में लेंथ 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻⁵, तो सिग्मा जो बनेगा 10⁻⁵ बन जाएगा, ठीक है। तो जे होता है सिग्मा ई, ठीक है। तो 10⁵ इंटू 10 = 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। यूनिट याद रखना, यूनिट याद रखना। तो 10⁻⁶ अपना आंसर आ गया। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, अच्छा ये 2 लाइन चार्ज हैं, ये कह रहा है पी के ऊपर ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इस वाली नेगेटिव वाली की वजह से तो इस डायरेक्शन में आएगी और इसकी वजह से दूर जाएगी, ठीक है। अब फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं, क्या होता है 2k लैम्डा बाय आर अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहले इसके लिए लगाते हैं, ई नेट क्या होएगा E1 + E2, है ना, यही अपना ई नेट का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, मॉड्यूलस के अंदर अपन लेते हैं इस आंसर को। तो पहले क्या है 2k लैम्डा अपॉन इसकी वजह से पहले ये है r + r 2r अपॉन में 2r प्लस 2k लैम्डा क्या है नेगेटिव है दूसरी का, माइनस लैम्डा अपॉन r मॉड्यूलस के अंदर। तो इसका आंसर आएगा -k लैम्डा अपॉन r मॉड्यूलस के अंदर। तो अपने पास आंसर आएगा k लैम्डा अपॉन r, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, ओके ये यार बड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसमें क्या करते हैं अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहले तो एक्स एक्सिस के लिए कर लेते हैं, फिर वाई के लिए कर लेते हैं, फिर जेड के लिए कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2y - 0। वाई एक्सिस के लिए करेंगे तो क्या आएगा 2x - z, और z एक्सिस के लिए करेंगे तो क्या आएगा 0 - y, ठीक है। अभी इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं अपन। तो y की वैल्यू कितनी है, ये y है, ये z है, ये x है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो x आ गया 0, ठीक है। x की वैल्यू है 1, तो ये 2 आ गया, माइनस z की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। और y कितना है ऑलरेडी 0 है, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि हमारे पास सिर्फ y आया है = 1, ठीक है। तो यानी कि कुछ है अपने पास आंसर में कहीं ना कहीं जे क्या पाएगा। अभी अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है E = dv/dl माइनस का, ठीक है। तो इस वजह से जब अपने डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन किया, फॉर्मूला ये होता है ना dx dvx अपॉन dx प्लस dvy अपॉन dy प्लस dvz अपॉन dz, और ये बाहर माइनस, ठीक है। तो ये अपन ने अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएशन कर लिया इसका, ठीक है। तो अपन ने जब डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास आया y = 1 और बाहर माइनस का साइन था, तो यानी कि -j अपना आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, करेक्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन है, याद कर लेना इसकी भी, ये भी ट्रू है। और जो किरचॉफ्स लूप लॉ होता है इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये भी ट्रू है। ये दोनों ठीक हैं, तो आप ये दोनों याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए कोयल ऑफ एरिया ए रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इतना, ठीक है। तो अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, EMF = dφ/dt, है ना। और फाई की वैल्यू क्या होती है BA cos थीटा या फिर ω/t, ठीक है। ये फाई की वैल्यू होती है अपने पास। तो इसके अंदर अगर अपन पुट करेंगे EMF की वैल्यू है √3BA ω/2, और dφ/dt को लिखेंगे हम
अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो ये भी माइनस का ही होता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन किया मैंने फाई का, यहाँ से ये वाला इसका डिफ्रेंशिएशन करके ये आया है, यानी कि टी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अपने पास आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट बी ए से बी ए गया, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा गया √3/2, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू आएगी π/3, 31st का फर्स्ट ऑप्शन। AC वोल्टेज रिलेशन V = 300 sin 100t वोल्ट इज़ कनेक्टेड विद रजिस्टर हैविंग, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और ये वोल्टेज हमें दे रखी है, ठीक है, और इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L लगा रखा है अपने पास, ठीक है जी, और करंट दे रखा है 3 एम्पियर। तो हमें L की वैल्यू पूछ रखी है, ये कैसे आती है, I = V/Z। तो करंट कितना है, 3 है, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है, और V कितना है 300/Z, तो Z की वैल्यू यहाँ से आई 100 ओम, ठीक है, और Z क्या होता है √R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर = 60 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, तो यहाँ से अपन पास L की वैल्यू आएगी 0.8H, ठीक है। सोल्व करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और ये सारे सॉल्यूशंस मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डालूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द वेरिएशन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन ए LCR सर्किट इज़ गिवन एज शोन बिलो, तो इसके बेसिस पे बताना है अपन को, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ना कैपेसिटेंस होता है XC 1/ωc के होता है, ठीक है, तो उसके लिए कैसा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा अपने पास, ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस B का ग्राफ आएगा 4th, ठीक है, B का ग्राफ क्या आएगा 4th, तो B का 4th यानी B का P किस किस में है, तीनों के अंदर ही B का P गिवन है, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस तो वेरी ही नहीं करता, ठीक है, तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करता, तो थर्ड आएगा। तो A का S किस में है, इन दोनों में है, ठीक है, अपन 2 पे तो आ गए। अब इम्पीडेंस या फिर इंडक्टिव रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होता है, एक्सल जो होता है ओमेगा L के बराबर होता है, ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XL = ओमेगा L, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कौन सा साइन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारे पास होता है ये वाला, ठीक है। तो C का सेकंड ऑप्शन कौन सा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C का है सेकंड R, C का R, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस R इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन, गाइज मुझे भी लग रहा है अभी सबका दिमाग भर चुका होगा जो भी वीडियो देख रहा है, तो यू कैन टेक अ ब्रेक और उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास तो 11 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो मैं फटाफट करा देता हूँ। सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस R है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, t = 0 पे जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, ठीक है। तो एवरेज EMF इंड्यूस्ड निकालना है हमें। तो यार देखो, एवरेज EMF इंड्यूस के लिए ना ΔΦ/ΔT, ये फॉर्मूला सबको पता है एवरेज EMF इंड्यूस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाई निकालते हैं 2πr²B और ΔT क्या आएगा T/2, ठीक है, क्योंकि दे रखा है T/2, तो यहाँ से इसको निकालेंगे 2r²B ओमेगा, तो अपना ऑप्शन आ गया ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 2 long thin parallel wires separated by a distance d are carrying current I, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाइड बाय वन वायर ऑन अनदर इज,
ठीक है। तो फोर्स का इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 अपॉन में 2πr। ठीक है। तो फोर्स अपने पास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 1। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। ठीक है, वेलोसिटी है उसकी v। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डबल्ड, वेलोसिटी को डबल कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल कर दिया, देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन विल बी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है 2πm/qb। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने कर दिया डबल। ठीक है जी, तो हमें पता चला T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, तो T इंटू B इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो या फिर हम डायरेक्टली अगर इसको बोल लें, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर इसको 2 टाइम्स कर दिया तो पुराना तो था T इजकल 2πm/qb और नया T है 2πm/qb इंटू 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है T, तो अपने पास आ गया T/2। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी बट इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज थर्ड ऑप्शन। अ मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स शुड हैव लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएसिविटी। ठीक है, ये रिटेंटिविटी और कोएसिविटी क्या है, ये दोनों लो होनी चाहिए, तभी एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बन पाएगा। जो लीकेज है और वेस्ट है वो कम होगा इसकी वजह से। चूज़ द क्वांटिटीज़ दैट आर डायमेंशनलेस अमंग द फॉलोइंग। ओके, सो मुझे तो आंसर पता है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग फटाफट बता देता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो भी अपनी लंबी नहीं आएगी। जो वैसे तो टॉर्क बाय फोर्स तो ये डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्योंकि टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है ना, तो F से F गया R बच जाता है। ये क्या है, R क्रॉस F है। और वर्क क्या है, वर्क क्या होता है, वर्क भी फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो ये गया, तो ये डायमेंशनलेस है। 38 का सेकंड ऑप्शन। ओके, वर्क और एनर्जी का भी तो सेम ही होता है ना, तो इस वजह से ये भी डायमेंशनलेस है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आई गॉट कन्फ्यूज, मुझे लगा दोनों ऑप्शन ठीक है, मैंने फोर्थ ऑप्शन देखा नहीं कि दोनों आ सकते हैं। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अच्छा असर्शन रीजन है, सॉरी। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, हमेशा नहीं। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 देन द बॉडी इज़ ईदर एट रेस्ट और इट हैज़ रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये बात ट्रू है, ठीक है। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। क्यों भाई, ये कह रहा है कि ना बॉडी चलेगी तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। नहीं यार, वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, जो रीज़न में बताया गया है। अ ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी 36 km/h इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी थी 36 की और 2 सेकंड में वो रुक गया। इफ़ द सेम ट्रक मूव्स विद 144 km/h अप्लाइज द ब्रेक्स, तो कितनी देर में रुकेगा। तो हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 36 है, तो 36/2 इज इक्वल्स टू 18 का एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो 18 का एक्सेलरेशन मिल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है 144, फाइनल होनी चाहिए 0 और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम की वैल्यू आएगी 144/18। ठीक है, तो 40 का आंसर आएगा फोर्थ, 8 सेकेंड। उप्स, शायद मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। ओके, ठीक है, डन, इट्स करेक्ट। 2 physical quantities P and Q have different dimensions. The mathematical operation that is not possible among them are। भाई देखो, जब किसी की भी डिफरेंट डायमेंशन होते हैं तो प्लस और माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी में से मैं टाइम को माइनस नहीं कर सकता, है ना। या फिर v इंटू टी भी हो सकता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम भी हो सकता है।
लेकिन अपना ये नहीं, ये तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, ये डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन अपना ये नहीं हो सकता ये वेलोसिटी में टाइम माइनस हो जाए, है ना। स्प्रिंग ऑफ लेंथ L एंड कॉन्स्टेंट K इज कट इंटू 2 इक्वल हाफ L/3 एंड 2L/3। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होएगा, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3K और इसका हो जाएगा 3/2K, ठीक है। 3K एंड 3/2K, 42 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये याद रख लो यार, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट करने का तरीका है कि L अगर डिवाइड बाई 3 हुआ है ना तो K इंटू 3 हो जाएगा, L अगर 2/3 हुआ है तो K 3/2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। और वैसे इसकी डेरिवेशन भी होती है जो कि मैं जब सिलेबस कराऊंगा तब उसमें बता दूंगा। वो सिंपल फार्मूला है, उसी के थ्रू होता है। जो इसका जनरल फार्मूला है ना, आप लगा के देख लेना, अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं अलग से। अ ब्लॉक ऑफ मास 12 kg इज़ केप्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज़ कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, ये मतलब ये इन्होंने सिस्टम बना दिया। और क्या है, व्हेन अ वेट ऑफ 8 kg इज़ अटैच्ड टू अदर एंड देन द ब्लॉक जस्ट बिगिनस टू मूव, देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़, ठीक है। तो ये नीचे कितना लगा रहा है, 80 का वज़न लगा रहा है, यानी यहाँ पे टेंशन कितनी आ रही है, 80 की आ रही है। तो जो फ्रिक्शन है ना वो भी 80 का ही बन रहा है, ये जस्ट मूव टू बिगिन किया है, ठीक है। तो n इंटू म्यू की वैल्यू जो आएगी वो 80 आएगी, ठीक है। तो n नॉर्मल कितना लग रहा है यहाँ पे, 120 लग रहा है। तो 120 इंटू म्यू इज इक्वल्स टू 80। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 80/120, दैट इज़ 2/3, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है गाइज। इतना आपको सबको समझ में आया, होपफुली आ गया होगा। 44th, पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, वेलोसिटी ये है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने पूछ रखी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। तो हाफ इंटू मास 0.4 और v², वेलोसिटी कितनी है यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री पे ये दोनों चीज़ें, तो ठीक है। तो यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये 100 हो गया, तो 10 की उसकी वेलोसिटी आई अपने पास, mv² है ना, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 100, दैट मीन्स 20 जूल। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, फोर्स ऑफ, ये इक्वेशन दे रखी है फोर्स की, डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फ्रॉम 10 मीटर तक डिस्प्लेस किया 0 से लेकर 10 तक। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x वॉज 20, यानी कि u की वैल्यू 20 दे रखी है, और देन द वेलोसिटी v पूछ रखी है हमें, ठीक है। u दे रखा है और v पूछ रखा है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी है, फोर्स है, डिस्टेंस है, तो हम क्यों ना 12mv² और f इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वर्क ऐसे करके कुछ निकाल के देखें, क्या पता निकल जाए। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, टाइम क्या है 0 से 10, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो -0.6x² प्लस 2.5 dx है ना, और इसका इंटीग्रेशन है 0 से 10। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 1000 प्लस 2.5 इंटू 10, ठीक है। ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी है। तो W की वैल्यू आएगी आपके पास -175 जूल, ये तो आ गया W। अब अपने पास W इज इक्वल्स टू 12m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, है ना। तो इसके अंदर अपन पुट करेंगे हाफ इंटू m की वैल्यू 2, W की वैल्यू है -175 इज इक्वल्स टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस 400। इस इक्वेशन को, ये आपका होमवर्क है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा vf इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और आपको ऐसे ही मैं गाइज, ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट लर्न द स्टेप्स कि इस फॉर्मूले में ये चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूले लगेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे, तब मेरा आंसर आएगा, ठीक है। नीट के अंदर इस एग्ज़ाम में से 4 से 5 क्वेश्चन, इस
45 क्वेश्चन में से, टॉपिक्स में से 4 to 5 क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का हैं, ठीक है। मैं रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। आई थिंक अप्रोक्स 10 वीडियोस और मैं बनाने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर। दैट विल हेल्प यू अलॉट। और सीरियसली फ़िज़िक्स के अंदर आप ये करके अपना स्कोर 50 से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग 100 मार्क्स और आप इस सीरीज़ के पीछे लगोगे, अच्छे से इनको करोगे, तो गारंटी फॉर श्योर आप 145-150 स्कोर कर सकते हो बड़े आराम से। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग एन अचीवर, और अगली वीडियो के लिए बने रहें।